प्रिय मित्रों, आज फिर आपका दोस्त दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली से हर घर पाठशाला में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से कच्चा चिट्ठा के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मित्रों, यह प्रश्न जो है वो आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नंबर 11 में जो है वो 4-4 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं, अर्थात कुल 8 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कच्चा चिट्ठा जो है वो ब्रजमोहन व्यास द्वारा जो उनकी आत्मकथा है मेरा कच्चा चिट्ठा, उसका एक अंश है और उसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, कच्चा चिट्ठा पाठ में लेखक महोदय जो है वो इलाहाबाद संग्रहालय बनाने के लिए किस तरह की समस्याओं का सामना करते रहे हैं, उसका पूरा विवरण जो है वो इस कच्चा चिट्ठा में दिया गया है। तो व्याख्या के लिए गद्यांश, जो कि आज का हमारा विषय है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्याख्या करने के लिए हमें किन किन मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि किसी भी गद्यांश की यदि हमने व्याख्या करनी है तो उस गद्यांश को हम 1 या 2 बार आसानी से पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो गद्यांश हमारी समझ में नहीं आ जाता। फिर उसको समझने के बाद हमें उसका प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग लिखने के बाद हमें उसकी व्याख्या लिखनी होती है, व्याख्या के बाद हमने उसका विशेष करना होता है, 3 भागों में बंटा होता है, तब जाकर के हमें इसके 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो जैसे हम व्याख्या के लिए ये पहला गद्यांश ले रहे हैं, तो मैं गद्यांश को पढ़ता हूं जो इस प्रकार है। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही। अब आप ही बताइए, मैं करता ही क्या यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 शेर वजन में रही होगी। ना कुकुर भूखा, ना पहरू जागा। मूर्ति अच्छी थी, पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। इसे लाकर नगरपालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। तो ये है गद्यांश जिसकी हमने व्याख्या करनी है। तो जैसे कि बच्चों, हमें ये पूरी तरह से समझ आ गया है कि कच्चा चिट्ठा में लेखक महोदय जो हैं वो किसी सरकारी कार्य से कौशाम्बी गए होते हैं और कौशाम्बी जाने के बाद जो है वो उन्हें पसोवा जाने का ध्यान आता है कि पसोवा जो एक बहुत प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल था, तो वहां जाते हैं। और वहां जाने का उद्देश्य जो था उनका वो यही था कि जो उनका संग्रहालय बन रहा था उस संग्रहालय के लिए कोई सामान वहां पर मिल जाए, इसलिए वो पसोवा गए। पसोवा जाकर के उन्हें जो कुछ भी मिला, जैसे भी उन्होंने वहां से कुछ सामान प्राप्त किया, उसका वर्णन जो है वो इस गद्यांश में किया गया है। तो ये तो हो गई वो चीज जो हमें समझ आ गई और जिससे संबंधित हमने प्रसंग भी लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रसंग किस तरह से बनता है और प्रसंग की बात। इस गद्यांश का प्रसंग कुछ इस तरह से बन सकता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित
एवं ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित लेख कच्चा चिट्ठा से लिया गया है। गद्यांश उनकी आत्मकथा का एक अंश है। ब्रजमोहन व्यास जी ने इलाहाबाद संग्रहालय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह के लिए जगह जगह जाकर भटके थे। उन्होंने कलाकृतियां कैसे इकट्ठी की, इस बात का बहुत ही रोचक विवरण दिया गया है। इस अंश में लेखक ने यह बताया है कि एक बार वे कौशाम्बी गए हुए थे और वहां पर उन्होंने किस प्रकार संग्रहालय के लिए वस्तुओं का संग्रह किया है, इस बात का विवरण देते हुए लेखक कहते हैं कि तो इस तरह से रहेगा प्रसंग, और प्रसंग के बाद हम चलते हैं अब तो अब हम व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या में जैसे ही हम पहले ही बात कर चुके हैं कि व्याख्या में हमने अपने शब्दों में उस गद्यांश में जो कुछ भी आया होता है उसे अपने शब्दों में सिंपल भाषा में लिखना होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इस गद्यांश की व्याख्या किस तरह से रहेगी वो हम देखते हैं। तो इसकी व्याख्या इस तरह है। एक बार लेखक प्रसिद्ध जैन तीर्थ पसोवा की यात्रा पर गए हुए थे और वे चाहते थे कि वहां पर संग्रहालय के लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको खाली हाथ लौटने की आदत ही नहीं थी। इसलिए वे पसोवा के आसपास के गांव में घूमते रहे और उन्हें वहां मिट्टी की मूर्तियां और सिक्के तथा कुछ मन के संग्रहालय के लिए मिल गए। जब वे पसोवा से कौशाम्बी के लिए वापस आने लगे तो उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता पकड़ा और इक्के पर सवार होकर के कौशाम्बी के लिए चल पड़े। रास्ते के किनारे उन्हें एक पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखाई दी। व्यास जी कहते हैं कि पेड़ के नीचे पड़ी वह मूर्ति मानो उन्हें उठाने के लिए या चुराकर ले जाने के लिए बुला रही थी। व्यास जी कहते हैं कि यदि व्रत रखे हुए बिल्ली के सामने चूहा अपने आप आ जाए तो वह उसे कैसे छोड़ सकती है, उसे तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। व्यास जी की हालत उस मूर्ति को देखकर भूखी बिल्ली की सी हो रही थी। व्यास जी ने इक्के से उतरकर इधर उधर देखा और मूर्ति को उठाकर इक्के पर रख लिया। मूर्ति का भार लगभग 20 सेर था। व्यास जी कहते हैं कि उन्हें मूर्ति उठाते किसी ने नहीं देखा, ना कोई कुत्ता भौंका और ना किसी चौकीदार ने उसे देखा। व्यास जी कहते हैं कि मूर्ति बहुत सुंदर थी, तो पसोवा में कोई अच्छी वस्तु ना मिलने की कमी इस मूर्ति के मिलने से पूरी हो गई। व्यास जी ने मूर्ति को लाकर इलाहाबाद के संग्रहालय में सजा दिया। प्रसंग के बाद विशेष विशेष हमने किस तरह से इस गद्यांश का लिखना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। लेखक ने मूर्ति को चुराने अर्थात वहां से उठाकर लाने संबंधी अपने भावों को बड़ी ईमानदारी से व्यक्त किया है। यह आत्मकथा की प्रमुख विशेषता भी है। भाषा भोलचाल की भाषा के निकट है। लेखक ने क्षेत्रीय भाषा की लोकोक्तियों जैसे ना कुकुर भौंकवा ना पहरू जागा का प्रयोग सुंदर तरीके से किया है। गद्यांश वर्णनात्मक शैली में रचित है। व्याख्या के लिए अब हम एक और गद्यांश देखते हैं। गद्यांश इस प्रकार है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है, परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह।
मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है? रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान दिख जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान, ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। तो ये है गद्यांश। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक बात सीधी उठ रही है कि इसका प्रसंग क्या है? ऐसी क्या बात चली थी जहां से लेखक यहां तक पहुंचा है? तो इससे पहले एक फ्रांसीसी यात्री या कहें एक फ्रांसीसी व्यापारी व्यास जी का संग्रहालय देखने के लिए वहां पर आया हुआ था, और इसी बात का वर्णन जो है वो लेखक ने यहां पर किया है। और ये गद्यांश हमारी समझ में आ गया है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसका प्रसंग कैसे बनेगा। इस गद्यांश का प्रसंग कुछ इस तरह से रह सकता है। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित एवं श्री ब्रजमोहन व्यास जी द्वारा रचित कच्चा चिट्ठा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। कच्चा चिट्ठा व्यास जी की आत्मकथा है। लेखक का इलाहाबाद के संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित करने में महान योगदान है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है। यह पंक्तियां उस समय की घटना को दर्शाती हैं जब एक फ्रांसीसी व्यापारी मूर्तियों को खरीदने की बात कहता है। उसके व्यवहार से नाराज होकर लेखक यह शब्द कहता है। हम व्याख्या से संबंधित हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्याख्या में हमें केवल और केवल लेखक के द्वारा गद्यांश में कही हुई बातों को अपनी भाषा में बदलकर लिखना होता है, लेकिन उसका मूल भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इस गद्यांश की व्याख्या कुछ इस तरह से बनेगी। लेखक संस्कृत की एक सूक्ति का उदाहरण देते हुए बताता है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, किंतु वसंत ऋतु के आने पर जैसे ही दोनों कूकते हैं तो उनके अंतर का बोध हो जाता है, अर्थात उनकी पहचान हो जाती है। उनकी बोली के कारण बसंत ऋतु में कोयल कूकने लग जाती है, जबकि कौवा अपनी कांव कांव की आवाज निकालने लगता है। लेखक ने बताया कि फ्रांसीसी व्यापारी ने पूरे संग्रहालय को भली भांति देखने के पश्चात कहा कि संग्रहालय सच में ही बहुत कीमती है। लेखक ने उनके कथन का अर्थ जानना चाहा तो उसने बताया कि यदि पूरे संग्रहालय की कीमत रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान ही डोल जाएगा। शायद तुम इसे बेचने को तैयार हो जाओ। व्यास जी ने मजाक के अंदाज में कहा कि मेरे पास ईमान है ही नहीं तो डोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही व्यंग्यात्मक भाषा में यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिना किसी पूंजी के इतना बड़ा संग्रह बनाने वाले के पास ईमान होने की आशा भी कैसे की जा सकती है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि पूरा संग्रहालय पैसों से नहीं बल्कि ईमान से ही तैयार किया गया है। इस गद्यांश का विशेष कुछ इस प्रकार रहेगा। लेखक ने संस्कृत की कहावत को उद्धृत करते फ्रांसीसी व्यापारी की वास्तविकता को उद्घाटित किया है। लेखक ने ईमान शब्द के माध्यम से कला बाजारी करने पर करारा व्यंग्य किया है। भाषा सरल एवं विषयानुकूल है। मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। प्रिय बच्चों, तो ये तो हमने कच्चा चिट्ठा नामक पाठ से हमने केवल और केवल 2 गद्यांश लेकर
उनकी प्रसंग सहित व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके अलावा आप लोग और भी कम से कम 2-3 गद्यांशों की व्याख्या खुद करके अभ्यास करोगे, तभी जाकर के जो है वो इस प्रश्न को हल करने के काबिल आप हो पाएंगे। इसके लिए हम जो है वो कार्यपत्रक में भी आपको 3 गद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या करने को देंगे, वहां आप उनकी प्रसंग सहित व्याख्या जरूर करना, तभी आप इस प्रश्न को हल करने के योग्य हो पाएंगे। जय हिंद,